Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकेंड पेपर है वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हम अपना 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या देख लिया था। हमने देख लिया था खेल विधि को। क्या देख लिया था दिखा देती हूँ मैं। हमने खेल प्रविधि तक अपने टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने खेल प्रविधि को पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था खेल प्रविधि में? खेल प्रविधि की विशेषताएं पढ़ ली थी, महत्व, खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां पढ़ ली थी। और क्या था? खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियां जो हैं, पद्धतियां जो हैं, उनका जो है हमने उल्लेख भी किया था, जिसमें हमने किंडरगार्टन विधि को देखा था और क्या देखा था? मॉन्टेसरी विधि को देखा था। ठीक, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम अपनी प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि यानी कि प्रैक्टिकल वर्क टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। हो सकता है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं, क्योंकि पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आपका आ चुका है। मे भी हो सकता है कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में भी कंडक्ट करवा सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अगस्त के लास्ट में हो या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो, आपके पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का है। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाकर किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो लिखते लिखते आपको आधी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लिखते ही लिखते आधी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, तो क्या होता है, एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि एक दिन में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, तो बहुत ही प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे एग्ज़ाम्स के टाइम पर। तो इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ मैं कि नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए आप टाइम को, हाँ, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, चैनल पर विज़िट कीजिए। प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना के रखी है, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज सभी नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि यानी कि प्रैक्टिकल वर्क टेक्निक। देख लेते हैं। इस विधि में छात्र प्रयोगशाला में जाकर स्वयं प्रयोग करते हैं और प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे स्वयं प्रेक्षण, निरीक्षण एवं गणना द्वारा परिणाम निकालते हैं तथा नियम अथवा सिद्धांतों को स्वयं अपने में प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, शिक्षक समय समय पर छात्रों के कार्य का निरीक्षण करते हैं और आवश्यकता अनुसार छात्रों को निर्देश देकर मार्ग प्रदर्शन करते हैं। देखिएगा क्या है प्रयोगशाला, जो मेथड यानी कि टेक्निक है वो क्या है। बच्चे प्रयोगशाला में, ठीक है, लैब में जाते हैं, खुद से क्या करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कैसे हो गया, क्योंकि जब वो खुद से कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो चीज़ें उनके सामने है ना, तो प्रत्यक्ष है ना चीज़ें, तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में जाते हैं, स्वयं ही वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और देख के ही उससे जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक, उसी में वो निरीक्षण भी स्वयं करते हैं। ठीक है, परीक्षण करते हैं और परिणाम भी खुद से ही निकालते हैं। ठीक, और लेकिन टीचर का काम क्या है, देखिए, अपने आप क्या करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और गणना करेंगे। ठीक, और नियमित सिद्धांतों को अपने में ही प्रतिपादित करेंगे। ठीक, खुद से प्रतिपादित करेंगे। ठीक, और क्या हो जाएगा, टीचर जहाँ पे बच्चे को आवश्यकता होगी, बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है, उसको बताएंगे निर्देश देकर कि यहाँ पर गलती है, ऐसे कर लो। ठीक है, बच्चे को जो सहायता चाहिए वो प्रोवाइड करवाएंगे। इतना काम है टीचर का। ठीक, आगे देखते हैं। विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिससे उनके अन्वेषण तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। अन्वेषण यानी कि खोज, क्या है, खोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वयं सक्रिय रहते हैं बच्चे, क्योंकि स्वयं क्रिया कर रहे हैं ना, करके सीख रहे हैं ना, तो इसमें सक्रिय रहेंगे बच्चे। ठीक है, सक्रिय रहते हैं, अपने आप करते हैं प्रयोग पूरा और
प्रयोग के द्वारा ही खुद से ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है, इससे बच्चे की खोज करने की और क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चे की क्रिएटिविटी का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, बच्चे डिफरेंट वे में चीज़ों को सोचने लगता है कि ऐसे भी हो सकता है, ये होती है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आप आगे देखते हैं। देखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रयोगशाला टेक्निक जो है, यानी कि प्रयोगशाला प्रविधि जो है, उसका प्रयोग सर्वाधिक किस विषय में होता है? तो किस में होता है? विज्ञान विषय में। ठीक है, याद रखिएगा कि विज्ञान विषय में प्रयोगशाला विधि का सर्वाधिक जो है उपयोग होता है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगी। जो प्रयोगशाला विधि है, प्रविधि है, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में आप समझिए। क्या है? बच्चा लैब के अंदर जाएगा, खुद से क्या करेगा? प्रैक्टिकल करेगा, प्रयोग करेगा खुद से, उसका निरीक्षण करेगा खुद ही, और सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्या करेगा? निरीक्षण करेगा कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्वयं से ही करेगा, सब कुछ अपने आप करके सीखेगा। टीचर का काम क्या है इसमें? कि बच्चे को निर्देश देगा, कैसे कि ये कर लो, अगर कोई कमी है, गलती है, तो आवश्यकता अनुसार सहायता भी प्रदान कर देगा। इतना काम है टीचर का। और क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? अपने प्रयोग के द्वारा ही, जैसे प्रयोग करता रहेगा ना, तो क्या करेगा? सक्रिय प्रयोग करेगा अपने, और उस प्रयोग के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा स्वयं ही। और क्या है? बच्चा खुद से करके सीख रहा है, इसलिए ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, जब सक्रिय रहेगा तो चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा, तो बच्चे की क्या होगी? क्रिएटिविटी बढ़ेगी बच्चे की, और खोज करने की जो पावर है वो बढ़ेगी। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रयोगशाला मेथड क्या है। देख लेते हैं, और याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विज्ञान विषय में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है प्रयोगशाला मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, प्रयोगशाला प्रविधि के लाभ देख लेते हैं क्या क्या है। देखिएगा, पहला क्या है? यह समस्या हल करने की उत्तम विधि है। ठीक, समस्या हल करने की। ठीक, कोई चीज़ है, उसको प्रयोग के द्वारा करके दिखाओगे तो क्या हो जाएगा? बच्चा करेगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ये भी एक है इसका, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता है, यानी कि समस्या समाधान की जो क्षमता है वो बच्चे के अंदर बढ़ेगी। एक ये भी इसका लाभ है। देखिए, और क्या इसमें क्या लिखा है? यह समस्या हल करने की उत्तम विधि है। ठीक है, कि समस्या है कोई तो उसको हल करने की उत्तम विधि है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसके द्वारा छात्रों में निरीक्षण कैसे? बच्चा कार्य कर रहा है और अपने ही कार्य का स्वयं निरीक्षण कर रहा है। ठीक है, निरीक्षण करना, तर्क करेगा, और निर्णय आदि गुणों का विकास होता है। खुद से ही निरीक्षण करेगा, खुद से ही तर्क करेगा कि ठीक है, गलत है। ठीक है, तो टीचर वहाँ पर प्रोवाइड कराएगा हेल्प अपनी। ठीक है, लेकिन बच्चा तर्क करेगा तभी तो करेगा, और निर्णय भी लेगा खुद से। तो इन शक्तियों का विकास, इन गुणों का विकास हो जाएगा बच्चे में। ठीक है, इस टेक्निक से। थर्ड पे देखते हैं, छात्रों में उपकरणों को सावधानीपूर्वक उपयोग करने की क्षमता एवं प्रयोग की कुशलता आती है। मान लीजिए जो बीकर्स है, ठीक है, कांच का सामान है। ठीक, तो बच्चा क्या करेगा? उनको बहुत ही केयरफुली उठाएगा और रखेगा। ठीक है, जो प्रयोग करेगा तो बहुत केयरफुली, सावधानी पूर्वक करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? जो बच्चा है, चीज़ों को जो है ना सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की कुशलता आ जाएगी उसमें। ठीक, चलिए फोर्थ पे देखते हैं। प्रयोगशाला में सफल प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। मान लीजिए कोई प्रयोग कर रहा बच्चा, ठीक है, टीचर ने कोई बताया कि इस पे प्रयोग करो ऐसे, और वो प्रयोग जो है बच्चे का सफल हो गया। ठीक, अच्छे से हो गया, कोई कमी नहीं हुई उसमें। फिर क्या? कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बच्चे के अंदर, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फिर बच्चा जो है हूबहू अपने आप आगे बढ़ने लगेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा कि ये ठीक हुआ तो आगे और प्रयास करूँगा या करूँगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा, प्रयोगशाला प्रविधि के दोष देख लेते हैं, क्या हैं दोष। देखिएगा, पहला क्या है? इसमें व्यक्तिगत उपकरणों की व्यवस्था आवश्यक है, अतः यह खर्चीली विधि है। क्या है? देखिए, आप मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे, मैं कम बता रही हूँ, बहुत बहुत बच्चे होते हैं क्लास में। ठीक है, मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, आपने क्या किया? बच्चों से कहा प्रयोग करो। अब क्या एक ही में आप मान लीजिए, सामान तो थोड़ा ही होता है ना लैब में, आपने मान लीजिए ग्रुप बना दिया।
ठीक। लेकिन ये जो मेथड है ये ग्रुप पर है भी नहीं, ठीक है, इसमें बच्चा अकेले करता है, ठीक है। तो इसमें इसका दोष क्या है, आपने एक एक बच्चे को लगाया तो उसमें क्या हो जाएगा, जो सामान है लैब का जो सामान है वो कम पड़ जाएगा, ठीक। तो क्या पता है कि आपके पास 20 बीकर हों, ठीक है, बर्नर हों 20 ही, ठीक है, और जो जो चीज़ें आप प्रयोग करा रहे हो वो उतनी ही क्वांटिटी में हो आपके पास, नहीं हो सकता क्योंकि सामान तो थोड़ा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सभी बच्चों के लिए जो है सेपरेट सामान की ज़रूरत होती है, व्यक्तिगत यानी कि जो प्रत्येक बच्चे के पास हो, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है, जो कि नहीं हो सकता। अगर आप उपलब्ध कराओगे तो ये विधि बहुत खर्चीली हो जाएगी, ज़्यादा पैसे रुपए खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए विधि खर्चीली है। आगे देखते हैं, देखिएगा, यदि शिक्षक निष्क्रिय हो तो यह विधि सफल नहीं होती। मान लीजिए अभी आपको मैंने क्या बताया था, आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करते हैं टीचर इस विधि में। अब क्या हो, टीचर ने बच्चे को दे दिया प्रयोग करने को, टीचर टहल रहे हैं क्लास में, मोबाइल लगा लिया है कान में और बात कर रहे हैं वो, ठीक। वो अपने फैमिली के मैटर्स डिस्कस करने लगे, ठीक, या कोई भी अपने किसी फ्रेंड मित्र दोस्त यार से बात करने लगे, ठीक है। तो क्या है, उनका बच्चों पर ध्यान नहीं है। अब बच्चा कुछ भी गड़बड़ करे, गलत करे, ठीक, तो क्या होगा, फिर कोई गलत चीज़ बच्चे ने यूज़ कर ली, उससे नुकसान हो सकता है बच्चे को। तो इसलिए अगर टीचर एक्टिव नहीं होगा तो विधि सफल नहीं होगी। टीचर का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर टीचर निष्क्रिय हो जाएगा तो ये विधि कभी भी सफल नहीं होगी, ये इसका दोष है। तीसरा क्या है, खतरनाक प्रयोगों में थोड़ी सी असावधानी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, अगर टीचर निष्क्रिय है, ठीक है, टीचर निष्क्रिय अगर है तो क्या होगा, वो देखेगा नहीं कि कौन सा केमिकल बच्चे ने किस केमिकल में ऐड कर दिया, और वो जो है उससे खतरा हो सकता है, ठीक है। अगर गलत केमिकल आप मिलाओगे उससे आग भी लग सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें टीचर को ध्यान में, अगर टीचर निष्क्रिय है तो ये इसीलिए विधि सफल भी नहीं होगी और दुर्घटनाओं का भी सबब बन सकती है, ठीक। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं वाद विवाद विधि यानी कि डिस्कशन टेक्निक। चलिए, यह एक औपचारिक विधि है, ठीक है। कैसी है, औपचारिक विधि है, ठीक। इस विधि में छात्रों को 2 समूहों में बांट दिया जाता है और शिक्षक द्वारा किसी प्रकरण को एक समस्या के रूप में बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। देखिए क्या है, औपचारिक विधि है। टीचर क्या करता है, क्लासरूम में बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि 2 समूह बना देता है, ए और बी, ठीक है। फिर क्या करता है, कोई टॉपिक दे देता है, ठीक है, समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है उस टॉपिक को, ठीक है। टॉपिक दे दिया, कहा इसकी ये समस्या है, अब बताओ क्या होगा। तो अब क्या करेंगे बच्चे, दोनों समूह के छात्र अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे के तर्क का खंडन करने का प्रयास करते हैं एवं सामूहिक वाद विवाद के द्वारा समाधान खोजते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप समझिए वाद विवाद प्रविधि क्या है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए क्लास में टीचर है, बच्चों को मान लीजिए 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे एक ग्रुप में किए, 10 बच्चे एक ग्रुप में किए। अब एक कोई टॉपिक उन्होंने उठाया, बच्चों को दे दिया, जो समस्या के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है, समस्या के रूप में प्रस्तुत किया। अब बच्चा एक जो है, एक ग्रुप जब बोलेगा तो दूसरा ग्रुप बोलेगा, उसका खंडन करेगा, इनकी विरोध करेगा, नहीं तुमने ठीक नहीं कही है ये बात, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए, तब ये ज़्यादा अच्छी होगी। और जब दोनों ही तर्क करके उस समस्या के समाधान पर पहुंचेंगे, ठीक। मान लीजिए आपने एक टॉपिक दे दिया, क्या, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, ये खतरा है, ठीक, एक समस्या है, ठीक। कई लोग बच्चे अलग तर्क देंगे, दूसरे ग्रुप के बच्चे अलग तर्क देंगे, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस पर एक डिसीजन आएगा, ठीक है। तो यही है वाद विवाद प्रविधि। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, गुण देख लेते हैं वाद विवाद प्रविधि के। पहला क्या है, इस प्रविधि में छात्र सक्रिय भागीदार होते। जी बिल्कुल, कैसे, देखिएगा 2 ग्रुप्स बनाए हैं टीचर ने और उन दोनों ग्रुप्स में क्या है, बच्चे ही तो तर्क कर रहे हैं एक दूसरे, तो बच्चे सक्रिय हैं, ठीक। दूसरा क्या है, यह प्रविधि स्वनिर्देशन यानी कि सेल्फ डायरेक्शन पर बल देती है, ठीक है। तीसरा क्या है, यह छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करती है, ठीक है। एक ग्रुप है, आपने एक ग्रुप का, अगर उस ग्रुप में एक बच्चे ने जो तर्क दिया है तो पूरा ग्रुप उसको सपोर्ट करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सहयोग की भावना आएगी, ठीक। चौथा क्या है,
इसके द्वारा छात्रों की तर्क एवं निर्णय शक्तियों का विकास होता है। एक ग्रुप ने बोला, दूसरा ग्रुप तर्क करेगा, नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये तर्क हुआ। फिर तो क्या है, धीरे धीरे उस पर एक निर्णय भी तो आएगा। ये तो नहीं है कि बहुत लंबी चली जाएगी बात विवाद, उस पर कोई निर्णय आ ही नहीं रहा, तर्क ही हो रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, छात्रों की तर्क एवं निर्णय शक्तियों का विकास होगा, ठीक। ये थे गुण। अब हम दोष देखेंगे। चलिए, क्या है, इस विधि का लाभ मंद बुद्धि एवं लज्जाशील छात्र समुचित नहीं उठा पाते। देखिएगा, कोई बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल कम है, मंद बुद्धि बच्चा है वो, कि वो नहीं दे पाएगा, वो कोई तर्क रख ही नहीं पाएगा अपना, ठीक है। और जो बच्चे शर्माते हैं वो भी नहीं बोल पाएंगे। तो उनके लिए विधि जो है बढ़िया नहीं है उतनी, जितना कि एक क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालक के लिए जितनी अच्छी है, उतनी मंद बुद्धि बालक के लिए अच्छी नहीं है, एक दोष है। और क्या, इस विधि में समय अधिक नष्ट होता है। समय कैसे नष्ट होता है, एक ग्रुप बोलेगा, दूसरा तर्क देगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, निर्णय देर में आ पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निर्णय देर में आ पाएगा और समय अधिक नष्ट होगा। थर्ड पे क्या है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या तर्क देंगे, ठीक है, तो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक चींटी, ठीक है, और ये देखिएगा, अभी दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए एक चींटी और ये दूसरी 2 चींटियाँ, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं पीडीएफ बनाते समय, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं इन लोगों को भगाती रहती हूँ, ये लोग देखिए फिर भी कैप्चर हो गए हैं, ठीक है। ये देखिएगा, 1 और 1 2, बताइए, स्क्रीन पर आकर बैठेंगे, ये लोग भी पढ़ रहे हैं ध्यान से, आप लोग भी पढ़ो, ठीक है। देखो पढ़ने के लिए कहाँ तक आ गए हैं लोग। चलिए, ये खैर मजाक की बात थी, आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हमारी 12 विधि प्रविधि जो है वो कौन सी है, वो है कार्यशाला प्रविधि, वर्कशॉप टेक्निक। देखते हैं, देखिएगा, कार्यशाला वह प्रविधि है, रुकिएगा, हाँ, कार्यशाला वह प्रविधि है जिसमें छात्र वास्तविक रूप से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए अपने व समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं। चूँकि छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करते हैं, अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी, विश्वसनीय व उपयोगी होता है। देखिए क्या है, कार्यशाला, वर्कशॉप, ठीक है। मान लीजिए वर्कशॉप अपनी देखी होगी ना, जैसे कि कोई काम दे दिया हमने बच्चों को, ठीक है, कोई चीज़ बनाने को दे दी, ठीक, तो क्या करेंगे, बच्चे समूह में मिलकर करेंगे उस पर काम, ठीक। और क्या करेंगे, अगर एक कोई बच्चा गलत कर रहा है तो दूसरा भी उसको सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, दूसरा सपोर्ट करेगा कि ऐसे नहीं, चलो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, तो ये इजीली भी, ये टाइम कम लगेगा और जल्दी बन जाएगा ये, और अच्छा भी बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ज्ञान का, ठीक है, अपने अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे बच्चे, ठीक। और क्या है, और बच्चे सक्रिय रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं बच्चे। तो क्या हो जाएगा, जो ज्ञान बच्चे को प्राप्त होगा वो क्या ऐसा होगा, स्थायी होगा, ठीक है, और विश्वसनीय भी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा, इस प्रविधि का प्रयोग छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष, क्योंकि क्रिया करके बच्चा जो भी चीज़ सीखेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, इसलिए इससे बच्चे के क्रियात्मक जो पक्ष है उसका विकास होता है। इसमें प्रायोगिक ज्ञान द्वारा ज्ञान अर्जन को अधिक महत्व दिया जाता है। कार्यशाला शब्द का प्रयोग अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। देखिए, कार्यशाला से आप ऐसा समझिए कि कोई काम दे दिया हमने बच्चे को, ठीक है, हमने बच्चे से कहा एक छोटा सा कोई भी, मान लीजिए चीज़ दे दी बनाने को, और हमने बच्चों से कहा कि तुम लोग बनाओ ये, और इसको हमने एक चित्र दिखाया, ठीक है। मान लीजिए एक छोटी सी हमने एक छोटा सा बच्चों को क्या दे दिया, हमें देखिए छोटा सा तार दिया बच्चे को, ठीक, क्या दिया, तार दे दिया। अब हमने बच्चे से कहा बेटा इसका तुम्हें एक सर्कल बना लेना है, ठीक, इस तार को मोड़ के तुमको सर्कल बनाने हैं। एक बच्चे से कहा तुमको त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो ऐसे हमने बच्चों को दिया, तो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, सपोर्ट करेंगे चीज़ों का, ठीक है, अनुभव का आदान प्रदान करेंगे। एक बच्चा कहेगा ऐसा करो ना, इसको ऐसे मोड़ लो तो ये गोल हो जाएगा, तो वो फिर वो हमारा सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, ठीक है, ठीक। ऐसे करके बच्चे जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा,
फिर जब बच्चे सक्रिय रहेंगे तो उनको फिर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा कि वृत्त कैसा होता है, टीचर पूछेगा, बच्चे कहेंगे गोल। ठीक है, त्रिभुज कैसा होता है, कहते हैं जिनकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चे को चीज़ें फिर बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी क्योंकि बच्चे ने अपने आप बनाई है। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगी कार्यशाला प्रविधि के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, और इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कैसा होगा, वो कैसा ज्ञान होगा, स्थायी ज्ञान होगा। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग ज्ञान होगा जो बच्चा भूलेगा नहीं जल्दी। क्या है, बच्चा भूलेगा नहीं जल्दी, और पारस्परिक सहयोग की भी भावना विकसित होगी। ठीक है, बच्चे हेल्प करेंगे एक दूसरे को। चलिए, अब हम देखेंगे भ्रमण प्रविधि। ठीक है, फील्ड ट्रिप टेक्निक को देख लेंगे हम। देखिएगा, जब अध्यापक छात्रों के एक समूह को शिक्षण हेतु विद्यालय से बाहर किसी स्थान पर ले जाता है जिससे बालक स्थान का निरीक्षण कर अपने अनुभवों से सक्रिय रहकर ज्ञान ग्रहण कर सकें, उसे क्षेत्र भ्रमण कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से बालक वास्तविक समाज में जाता है, इसलिए सामाजिक अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण को सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें छात्र स्थानीय सदस्यों से मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम यहाँ तक आपको समझाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए ट्रिप प्लान की टीचर ने कि बेटा कल हम तुमको क्या करेंगे, घुमाने ले चलेंगे। ठीक, अब क्या होगा, बच्चों का एक ग्रुप, एक क्लास जो है घूमने जाएगी। जब घूमने जाएगा वो क्लास, तो क्या होगा, चीज़ों को देखेगा बच्चा। ठीक है, चीज़ों को देखेगा, निरीक्षण करेगा खुद से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निरीक्षण करेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा। और मेन चीज़ इसमें है कि बच्चा सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, ठीक है, बच्चा सक्रिय रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इससे बच्चे को जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो बच्चे ने खुद से देखा, घूमा, वो उसने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना चीज़ों को, तो क्या हो जाएगा, अपने आप जब देखेगा बच्चा तो वो जो ज्ञान प्राप्त होगा बहुत स्थायी ज्ञान होगा, लंबे समय तक बच्चा नहीं भूलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो समाज के लोगों से मिलेगा तो उसमें व्यवहार की भावना भी विकसित होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, इसमें छात्र स्थानीय सदस्यों से मिलते हैं तथा उनके संबंधों के बारे में गहराई ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ पर कैसा क्या है, संबंध कैसे हैं, व्यवहार तो कल्चर कैसा है, ये चीज़ें बच्चे को पता चलेगी। ठीक है, जैसे कि हमने बाहर की ट्रिप प्लान कर ली बच्चे के साथ। ठीक है, तो हमें वहाँ बच्चा जानेगा वहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पता चलेगी। देखिए, क्षेत्र भ्रमण के लिए कई तरीके के स्थान चुने जा सकते हैं, जैसे चिड़ियाघर, संग्रहालय, प्राकृतिक अभ्यारण्य, ऐतिहासिक स्थल आदि। ठीक है, ये जो है स्थान, ये क्षेत्र भ्रमण के लिए चुने जा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम। देखिए, भ्रमण प्रविधि के हम गुण देखेंगे। विद्यार्थी स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, बच्चे घूमने जाएंगे, देखेंगे चीज़ों को, तो प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे और उससे ही ज्ञान प्राप्त होगा, तो ये ज्ञान स्थायी हो जाएगा। ठीक, इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। देखिए, वही लिखा है। ठीक है, यह प्रविधि छात्र के क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि बच्चा इसमें भी ना अपने आप करके सीख रहा है ना, क्रियाशीलता, क्योंकि क्रिया ही तो कर रहा है जब जा रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है ये प्रविधि। आगे देखते हैं। अच्छा, इस प्रविधि का भी दोष पता क्या है, वही दोष है जो मैंने अभी आपको एक और प्रविधि में बताया था। क्या बताया था कि बच्चा जब बाहर जाएगा, कई पेरेंट्स जो हैं परमिशन नहीं देते हैं अपने बच्चे को बाहर ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये एक दोष है इसका, बाहर जाके अनुशासित करना बच्चों को, ये एक दोष है। ठीक है, खर्चीली विधि है, बच्चे को ले जाना बाहर, खर्चा होगा उसमें, तो ये इसके दोष हो जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा, मैंने लिखवाया नहीं है पर मैंने आपको बता दिए, अगर इनके हिसाब से पूछ लें तो आप लोग अटके ना, बस इसलिए। चलिए देखते हैं समूह चर्चा प्रविधि, ग्रुप डिस्कशन टेक्निक। चलिए देखते हैं। परिचर्चा बातचीत या संवाद एक विशिष्ट रूप है। क्या है, परिचर्चा बातचीत या संवाद का एक विशिष्ट रूप है। ठीक है, इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, देखिए क्या है, परिचर्चा बातचीत या संवाद का एक विशिष्ट रूप है। विशिष्ट यानी कि बहुत अच्छा रूप है, विशिष्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक, यह एक
ठीक है, क्या है, विचारों का आदान प्रदान होता है। यह एक सामूहिक शैक्षणिक प्रक्रिया है। कैसी है, सामूहिक शैक्षणिक प्रक्रिया है, यानी कि समूह में शिक्षण होता है, ठीक है, जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। इस प्रविधि में शिक्षक विद्यार्थियों के बीच किसी विषय पर विचार विमर्श का आयोजन करता है। देखो क्या है, परिचर्चा जो क्या है, एक बहुत ही विशिष्ट रूप है बातचीत का, ठीक है। और इसमें क्या है, सामान्य बातचीत की अपेक्षा जो है बहुत अधिक विस्तृत, सामान्य बातचीत की अपेक्षा कैसी बातचीत होती है कि गहरी बातचीत होती है, जिसमें बहुत ही विवेकपूर्ण यानी कि बहुत ही बुद्धिमत्ता से बातें की जाती हैं, ठीक है, ऐसे विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और एक कैसी सामूहिक शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा और टीचर दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ठीक है, क्या होता है सेक्शन पे, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं, ठीक है। और क्या है, इस प्रविधि में शिक्षक विद्यार्थियों के बीच, देखिए शिक्षक क्या करता है, बच्चों के बीच कोई विषय दे देता है और उस पर विचार विमर्श का आयोजन कराता है कि ये प्रकरण इस पर अपने अपने विचार रखो आप लोग, ठीक है, ये है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रविधि में यह ध्यान देना चाहिए, क्या, इस प्रविधि में यह ध्यान देना चाहिए कि परिचर्चा भाषण या वाद विवाद का रूप ना ले ले। देखिए परिचर्चा और भाषण में क्या अंतर, भाषण बहुत लंबा होता है और वाद विवाद में क्या होता है, तर्क होता है, एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप की बात को मानने से इनकार करता है। लेकिन परिचर्चा क्या है, टीचर ऐसे विषय देते हैं जिसमें बच्चे अपनी राय रखते हैं, ठीक है, बच्चों को आपस में राय रखकर और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहा जाता है, ठीक है। क्या है, सामूहिक शैक्षणिक प्रक्रिया, एक देखिए परिचर्चा आप ऐसे समझिए एक बहुत ही विशिष्ट रूप है बातचीत का, बहुत अच्छा रूप है, जिसमें बातों को बहुत ही विवेकपूर्ण यानी कि बुद्धिमत्ता के साथ में रखा जाता है। ये नहीं फालतू बातें कर रहे हैं हम, ठीक है, कुछ भी बोल रहे नहीं, बातें ऐसी होंगी जिनको सब कोई माने। और टीचर जो क्या है, बच्चों के सामने कोई एक चीज़ रखती और क्या कहा, अपने विचार बताइए, तो सभी बच्चे अपने विचार बताएंगे, ये नहीं है कि तर्क पे कुतर्क करने लगेंगे, दूसरे के वाद विवाद हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं है, एक दूसरे के मुद्दे को मानेंगे और ठीक है फिर उस पर विचार करके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ठीक है, ये है परिचर्चा। चलिए देखिए समूह चर्चा या परिचर्चा के लाभ देख लेते हैं। 2015 और 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, चलिए देखते हैं। ये बाल केंद्रित प्रविधि यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे बहुत सक्रिय रहते हैं इसलिए बाल केंद्रित है, ठीक है। विद्यार्थी अपने अपने विचारों को समूह के सामने प्रस्तुत करते हैं, देखिए मैंने बताया था ना, इस पर तर्क नहीं होता है, बस अपने अपने विचार रख देते हैं समूह के सामने बच्चे, ठीक है। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, ठीक है, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। कैसे, तर्क करने की शक्ति का विकास होगा, विचार करेगा बच्चा, और कल्पना यानी कि सोचने की थिंकिंग पावर भी जो है डेवलप होगी बच्चे के अंदर, ठीक। देखिए ठीक है, आगे देखते हैं। यह प्रविधि सामूहिक रूप से निर्णय लेने की आदत के विकास में सहायक है। कैसे, जो निर्णय लेने की आदत है उसके विकास में सहायक है, ठीक है। कौन सी, परिचर्चा या समूह चर्चा प्रविधि, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार, फिर हम बढ़ेंगे और आगे, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये आपका इम्पॉर्टेंट है, 15 और 19 में पूछा गया है, ठीक। चलिए इसकी हम दोष देख लेते हैं और सीमाएं। दोष और सीमाएं एक ही बात है, ठीक है। सामूहिक परिचर्चा के दोष या सीमाएं, देखिए इस प्रविधि में एक विषय पर सभी सदस्यों की राय जानने और उसे समझने में अधिक समय लग सकता है। क्या है, इस प्रविधि में हमने कोई एक टॉपिक दे दिया, अब एक एक बच्चे की राय जान रहे हैं उसमें हम, ठीक है, एक एक बच्चा अपनी अपनी राय देगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है, तो ज़्यादा समय लगने वाली विधि है ये। दूसरा क्या है, समूह चर्चा में कुछ सदस्य विषय से भटक सकते हैं जिससे चर्चा का मुख्य उद्देश्य खो सकता है। बात हो रही थी और उस बात से भटक गए, ठीक है, उसी से रिलेटेड दूसरी बात करने लगे तो क्या हो जाएगा, विषय जो हम जानना चाहते वो भटक जाएगा, ठीक। कुछ सदस्य चर्चा में हावी हो सकते हैं जिससे अन्य सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता। हाँ देखिए कुछ लोग जो हैं ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा बोलते हैं और उनकी बात जो है
बहुत मतलब भारी आवाज़ में बोलते हैं, उनकी बात जो है सभी सुन लेते हैं, ठीक है, तो वो लोग हावी हो सकते हैं। जिनके अंदर बोलने की एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है वो लोग हावी हो सकते हैं, और जो दूसरे जब वही बोलने लगेगा और बराबर बोलता जाएगा तो जो दूसरे व्यक्ति हैं फिर वो उनकी सहभागिता कम हो जाएगी, वो अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ विषयों पर चर्चा करना संवेदनशील हो सकता है और इससे सदस्यों के बीच बहस हो सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक कह दिया जिस पे संवेदनशील बात हो गई, एक कुछ ग्रुप के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा अपनी राय तो दूसरे को पसंद नहीं आई, फिर वो उसमें क्या हो जाएगा, बीच में बहस हो सकती है, बात बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक दोष है। चलिए, ठीक है, ये हमारी क्या थी, सामयिक परिचर्चा के दोष या सीमाएं। ठीक, चलिए हम आगे देखेंगे। शिक्षण प्रविधियों की उपयोगिता देख लेते हैं। 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से देखते हैं। यह शिक्षण विधियों, देखिए प्रविधियाँ जो हैं शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं। ठीक है, किसकी, शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं प्रविधियाँ। ठीक है, विद्यार्थियों में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि की भावना उत्पन्न करती हैं। ठीक है, बच्चों में क्या करेंगे, आपस में प्रेम, जब ग्रुप में बच्चे काम करते हैं आपस में प्रेम बढ़ता है, सहयोग की भावना आती है, एक दूसरे के पास सहानुभूति आती है। ठीक है, ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाती है। इन प्रविधियों का यूज़ करके जब टीचर पढ़ाता है तो रोचकता आ जाती है शिक्षण में। ठीक है, यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। ठीक है, जो भी उद्देश्य हैं शिक्षण के उसको प्राप्त करने में सहायक होती हैं। कौन, शिक्षण की प्रविधियाँ। देखिए, शिक्षण प्रविधियाँ विद्यार्थियों को सहभागिता के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती है। ऐसी शिक्षण प्रविधियाँ जिनमें बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं, ठीक है, और जो है बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, सहभागिता के विभिन्न, बच्चों को पार्टिसिपेट करने के अवसर देती है। क्या, शिक्षण प्रविधियाँ विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करने के बहुत अवसर देती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास करती हैं, उन्हें अध्यापन हेतु प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, चिंतन शक्ति, सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी बच्चे में। ठीक है, इनकी प्रविधियों के माध्यम से, और जो बच्चे अध्यापन के हेतु प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, चलिए 7th क्या है, शिक्षण प्रविधियाँ वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होती हैं, इसलिए अध्यापन में प्रभावशाली होती हैं। वैज्ञानिक होती हैं और वस्तुनिष्ठ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काहे में पढ़ने में यानी कि अध्यापन में प्रभावशाली होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब आपके कुछ जो हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, आप कहीं से भी कुछ भी छोड़ के ना हो, बस इसीलिए देखिएगा। प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, प्रयोग प्रारंभ करने से पहले चश्मा, दस्ताने, एप्रन आदि को अवश्य पहने। ठीक है, क्या है, प्रयोग प्रारंभ करने से पहले चश्मा लगाए, कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ग्लव्स पहनिए कि अगर कोई केमिकल हाथ पर आपके गिर भी जाए तो आपको उससे हार्म ना पहुंचे। ठीक, और एप्रन पहन लीजिए आगे से, जिससे कि केमिकल वगैरह फैले तो आपके कपड़े ख़राब ना हो या कोई नुकसान ना हो बॉडी को। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, प्रयोग शुरू करने से पहले सभी साधन सामग्री, उपकरण और रसायन सही मात्रा और सही क्रम में उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, जो आप प्रयोग प्रारंभ करने जा रहे हैं उससे पहले आपको सभी सामग्री, सब उपकरण और जो भी केमिकल आप यूज़ करने जा रहे हो यानी कि रसायन, वो आपके पास सही क्रम और सही मात्रा में उपलब्ध हो रखे हों। ठीक है, थर्ड, कांच के उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा वह टूट सकते हैं। ठीक है, जो कांच के उपकरण होते हैं उनका जब यूज़ करें तो सावधानी से करें, क्योंकि अगर वो गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, आपस में तेज टकरा जाएंगे तब भी टूट जाएंगे। ठीक है, प्रदर्शन को स्पष्ट, सटीक और व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए ताकि छात्र आसानी से समझ सकें। ठीक है, चलिए 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, क्या, बाल केंद्रित शिक्षण विधि की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, खेल विधि और डाल्टन विधि। ठीक है, 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए, पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है। तो याद रखिएगा, भूगोल, इतिहास और सामाजिक अध्ययन। ठीक है, चलिए
2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया भी था, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय के लिए उपयोगी है? तो विज्ञान के लिए। भी मैं आपको प्रयोग प्रदर्शन पढ़ा रही थी तो मैंने वहाँ पर लास्ट लाइन में आपको लिखवाया भी था कि विज्ञान विषय में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो देखिए क्या है, भाषा सरल और स्पष्ट हो। भाषा जो है सरल हो, स्पष्ट हो, जिससे बच्चे समझ सकें। ठीक, शिक्षक को विषय का उचित ज्ञान हो। जिस विषय पर बच्चा टीचर बोल रहा है उसका उसे ज्ञान होना चाहिए। क्या है फोर्थ, आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। ठीक है, क्या है पहला, भाषा सरल और स्पष्ट हो। ठीक है, व्याख्यान देते समय क्या होना चाहिए, भाषा जो है बहुत सरल होनी चाहिए और स्पष्ट, जिससे कि बच्चे समझ पाएँ। ठीक, और शिक्षक को जिस विषय पे शिक्षक बोल रहा है उसको ज्ञान होना चाहिए उसका। व्याख्यान बहुत लंबा ना हो, इतना लंबा ना हो कि बच्चे बोर हो जाएं। ठीक है, और जो बोल रहे हैं आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। ठीक, चलिए विधि और प्रविधि में क्या अंतर है देख लेते हैं। 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। विधि क्या है, देखिए, इसका प्रयोग पाठ को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। किसका, विधि का प्रयोग जो हम पाठ को प्रस्तुत करते हैं उसके लिए किया जाता है। और प्रविधि, इसका प्रयोग पाठ के प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और क्या है, विधि का प्रयोग जो है, विधि का क्षेत्र व्यापक है और प्रविधि का क्षेत्र संकुचित है। ठीक है, संकुचित क्षेत्र है। थर्ड देख लेते हैं, इसके द्वारा शिक्षण की दिशा व गति का निर्धारण किया जाता है। ठीक, और इसके द्वारा किसी विशिष्ट तथ्य को स्पष्ट किया जाता है। विधि के द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षण की दिशा गति का निर्धारण किया जाता है। ठीक, और थर्ड क्या है, थर्ड में क्या है, विशिष्ट तथ्य को स्पष्ट किया जाता है। और फोर्थ क्या है, एक शिक्षण विधि में बहुत सी प्रविधियाँ शामिल हैं। ठीक है, जो एक शिक्षण विधि है उसमें बहुत सी प्रविधियाँ शामिल होती हैं। यह शिक्षण विधि का एक हिस्सा होता है। जो प्रविधि है वो शिक्षण विधि का एक हिस्सा होती है। ठीक, फिफ्थ क्या है, शिक्षण विधि पाठ व बच्चों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, और प्रविधि क्या है, यह शिक्षण विधि पर निर्भर करती है। ठीक है, ये थी हमारी विधि और प्रविधि में अंतर। ठीक, हाँ, आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर हम आपको देखिए। हाँ, ठीक है, विधि क्या है, देखिए विधि क्या है, जो विधि है उसका हिस्सा होती हैं प्रविधियाँ। ठीक है, और जो है प्रविधियाँ जो है ना, विधि में बहुत सी प्रविधियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, और यह शिक्षण विधि का एक हिस्सा होती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, फोर्थ क्या था हमारा, एक शिक्षण विधि में बहुत सी प्रविधियाँ शामिल हैं। ठीक है, जो एक शिक्षण विधि है उसमें बहुत सी प्रविधियाँ होती हैं। ठीक, फोर्थ क्या है, यह शिक्षण विधि का एक हिस्सा होती है। ठीक है, जो प्रविधि होती है वो शिक्षण विधि का एक हिस्सा होती है। ठीक, फिफ्थ क्या है, शिक्षण विधि पाठ व बच्चों की प्रकृति पर निर्भर करती है और यह शिक्षण विधि पर निर्भर करती है। ठीक है, ये था हमारा विधि और प्रविधि में अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो चैप्टर फिफ्थ है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते चल रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।